हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपका प्रतिदिन सुबह 11 बजे हिंदी का टेस्ट लेती हूं और शाम को 6 बजे हम संस्कृत की टेस्ट सीरीज लेती हूं। तो आप क्लास में ज़रूर जुड़ें। 11 AM और शाम को 6 PM आपको जुड़ना है और अपनी फ्रेंड के साथ भी इस क्लास को शेयर किया करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिए थे, तो 9वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्दों का सही सुमेलन किस विकल्प में नहीं है? तो क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो कल कुछ दोस्तों ने कहा था कि स्लाइड छोटी होती है, तो आज मैंने बड़ी स्लाइड बनाने की कोशिश की है और आप इसमें देखें। अब आपको सही नज़र आ रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सही दिख रहा है कि नहीं। तुम्हें, तुमसे, मध्यम पुरुष बहुवचन असंगत बताना है जो सही नहीं है। तो गाइज, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, सीधा साधा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसमें सर्वनाम शब्दों के कारकीय रूप मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिससे आप अन्य लोगों से एडवांस में चलें, ठीक है ना। उसके द्वारा उसको अन्य पुरुष बहुवचन है, इन्हें, इनके द्वारा इनसे निश्चयवाचक बहुवचन है। किसने, किससे और किसमें, किसने, किससे और किसमें प्रश्नवाचक, आपको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक एकवचन। तो आप सभी साथी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा इसका। बताइए। अब देखो, उसे किसका कारकीय रूप है, आपको पता है। वह शब्द तो आपने पढ़ा होगा। वह का जो कारकीय रूप बनता है वो बनता है उस, और यह का जो कारकीय रूप बनता है वो बनता है इस। क्या बनता है? इस। तो आप इसको इस प्रकार से लिखें। अब आपको पता है तुमने, तुम्हें और तुमसे, तो तुम का जो बहुवचन रूप है वो क्या होता है? बहुवचन। तुम का जो बहुवचन रूप होता है वो बहुवचन होता है, और तुम कैसा है? एक वचन। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा विकल्प क्या है इसमें? उसे, उसके द्वारा, उसको अन्य पुरुष बहुवचन, उसे, उसके द्वारा। अब उसे आपको दिख रहा है इसमें, उसे तो एक वचन होता है और उन्हें होता है बहुवचन, तो ये तो कट गया वैसे ही, क्योंकि इसमें बहुवचन दिया हुआ है, इसमें एक वचन आना चाहिए था, तो कट गया ये। आगे भी देखते हैं। इसमें तीसरा विकल्प है इन्हें, इनके द्वारा, इनसे निश्चयवाचक बहुवचन, बिल्कुल सही है, बहुवचन रूप हैं। किसने, अब ये किसने किसका रूप है? आपको पता होगा कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है शब्द कौन, और कौन का जो कारकीय रूप बनता है वो बनता है किस। इसलिए सीधा सीधा नहीं दिया है मैंने, थोड़ा कारकीय रूप में रूपांतरण करके दिया है। तो कौन का कारकीय रूप क्या बनता है? किस, और किस से बना है? किसने, किससे और किसमें, तो प्रश्नवाचक में आते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो असंगत कौन सा था इसमें? सेकंड विकल्प। कौन सा था? सेकंड विकल्प। नेक्स्ट, कर्म कारक को प्रदर्शित करने वाला वाक्य है। कौन सा वाक्य होगा इसमें? कर्म कारक को प्रदर्शित करने वाला वाक्य। आपको आज स्लाइड सही दिखाई दे रही होगी, आई होप। उसका हाथ दुख रहा है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? नौकर के हाथ सब्जी भेज देना, एक चिड़िया भी मेरे हाथ नहीं आई। बताइए क्या होगा इसमें? कर्म कारक का बताना है आपको। उसका हाथ दुख रहा है, तो इसमें हाथ जो है वो कर्ता है। हाथ किसका काम कर रहा है? कर्ता का काम कर रहा है इसमें, तो ये तो कर्ता में गया, कर्ता कारक हुआ, तो ये ऑप्शन डिलीट। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अब तुमने, कर्ता ने, कर्ता आ रहा है वैसे, कर्ता क्या है इसमें? तुमने। कर्ता क्या है इसमें? तुमने। और मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो हाथ क्या है इसमें? कर्म। हाथ क्या है? कर्म। तो यही हो गया राइट आंसर। हाथ क्या है इसमें? कर्म है। नौकर के हाथ सब्जी भेज देना, किसके हाथ? नौकर के हाथ।
नौकर के हाथ सब्जी भेज देना। तो इसमें हाथ है वो किसका काम कर रहा है, साधन का काम। किसका काम, साधन का काम, तो ये डिलीट हुआ। एक चिड़िया भी मेरे हाथ नहीं आई, एक चिड़िया भी मेरे हाथ में नहीं आई, में नहीं आई, यहाँ पर लोप है मैं का, तो ये किस में जाता, अधिकरण में। कभी कभी लोप भी हो जाता है कारक चिन्हों का। एक चिड़िया भी मेरे हाथ में नहीं आई, तो ये कैसा हुआ, अधिकरण, तो गलत। तो दूसरा विकल्प होगा सही। तो आपको पता चल गया इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, उक्त वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, तो मैं अब कर्ता ने कर्म को, वैसे तो इसमें पुस्तक पढ़ी तो अपना कर्म किया है, उस लड़की ने अपना कर्म किया है कि पुस्तक पढ़ी है, लेकिन इसमें कर्मवाच्य नहीं होगा, क्योंकि जब भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो कर्तरीवाच्य में जाता है, ना कि कर्मवाच्य में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला ही विकल्प होगा, कर्तरीवाच्य में। जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह आए तो वो दोनों ही सेंटेंस किस में जाते हैं, कर्तरीवाच्य में जाते हैं, कर्मवाच्य में नहीं जाते। आप ध्यान रखना इसका। कर्तरीवाच्य का ये कर्तरी प्रयोग है। यदि इस प्रकार से होता, लड़की ने पुस्तक को पढ़ा, तो ये कैसा हो जाता है, कर्तरीवाच्य का भावे प्रयोग। नेक्स्ट, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वाक्य का भाववाच्य बनाएं। मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वाक्य का भाववाच्य बनाएं। मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, मेरे द्वारा चुप नहीं बैठ जाता, मैं चुप नहीं बैठ सकूंगी, मेरे द्वारा चुप नहीं किया जाता। तो बताइए, अब आपको पता है मैं का कारकीय रूप आपको पता है, मैं का क्या बनता है, मुझ, तो मुझे, मुझने, मुझने और मुझको, मुझे, मुझको और मुझसे। अब आपको पता है संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, जब कर्तरीवाच्य को हम जब उसमें बदलते हैं भाववाच्य में, तो किस में होता है, तृतीय विभक्ति में होता है। तो तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, मुझसे, क्या बनता है, मुझसे। मैं का रूप क्या बनता है, मुझसे। तो एक ही विकल्प में है, मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, बाकी के नहीं होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। बताइए कौन सा होगा इसमें। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में ही था, जब और तब। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है। उसने कहा कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वह परिश्रमी और ईमानदार। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। तो बताइए कौन सा होगा। अब आपको पता है क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं, जब, तब, क्योंकि, इसलिए, है ना, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो उसने कहा कि आ गया, तो ये तो संज्ञा आश्रित हो गया, तो ये कट गया। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये विशेषण आश्रित हो गया, परिश्रमी शब्द है इसमें। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, इसमें कोई भी नहीं है। जब और तब, तो जब को किससे जोड़ा गया है, तब से, तो ये किस में जाता है, क्रिया विशेषण में जाता है। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह भी हमारे टॉपिक में है, तो हमें पढ़ने ही हैं। किसी कथन को उद्धृत करने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए या संबोधित संज्ञा को दर्शाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दिया करें। तो क्या होगा, लाघव चिन्ह। आपको पता है जिस प्रकार से हम डॉक्टर लिखते हैं ना, उसके पास इस प्रकार की बिंदी लगा देते हैं, इस प्रकार की बिंदी, तो वो होती है लाघव चिन्ह। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हम इस प्रकार से लिखते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक, इस प्रकार से। तो किसको, बड़े अंश को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, बड़े अंश को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। नेक्स्ट, शब्द युग्म की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। गाइज आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपके 30 में से 30 हिंदी में नंबर
लाने की पूरी कोशिश करूँगी। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपके नंबर 30 में से 30 आएंगे। 2021 रीट का पेपर मैंने दिया है, उसमें मेरे 30 में से 30 आए थे हिंदी में। तो आप जुड़े रहें विश्वास के साथ, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप जुड़े रहें। तो इसमें बताना है आपको असंगत। कैसा बताना है? असंगत। एपट और एपटू ज्ञानहीन और विवेक, करी हाथी और कीर तोता, तुरंग घोड़ा, तुरंगी तुरगी घुड़सवार, निर्वात निंदा और निर्वात बिना हवा के। बताइए कौन सा होगा इसमें? सिंपल है। अब आपको पता है करी, बाकी के तो ये सब मैच करे आए हैं, लेकिन ए पट का तो आपको पता होगा, कपड़े के पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा कि पट हम वस्त्र को बोलते हैं, और ए पट मतलब वस्त्रहीन होगा कि नहीं होगा। और पटु किसको बोलते हैं? जो बाचाल होता है। तो ए पटु विवेक तो होगा नहीं उसमें। तो ये पहला ही विकल्प कैसा है? अशुद्ध है। बाकी के चारों को आप याद कर लेना, एक बार इनको भी आप याद कर लेना किस प्रकार से है। करी तोता कीर, माफ करना, करी हाथी कीर तोता, और तुरंग घोड़ा, तुरगी घुड़सवार, निर्वाद निंदा और निर्वात निर्धन वात बिना हवा के। नेक्स्ट, अपरिडित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो देखने में प्रीतिकर ना हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह हो चुका हो अर्थात विवाहित। गाइस, मैं आप लोगों से, जितने भी साथी जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहूँगी कि अपरिडित शब्द में कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर देखूंगी कि आपने क्या बताया है। अपरिडित शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में फिर दोबारा से चर्चा ज़रूर करेंगे एक्सप्लेन के साथ, लेकिन आप ज़रूर बताएं कि अपरिडित शब्द में कौन सा लिंग होगा। ए माने नहीं और परिडित माने विवाह, जिसका विवाह ना हुआ हो। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिडित। नेक्स्ट, अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचानिए। जो अनुचित शब्द है, अमर, मत, मर्त, खल, सज्जन, धनाढ्य। ये धनाढ्य शब्द, ये जो धनाढ्य शब्द है ये पूछा गया है तो शुद्ध इसी प्रकार से लिखा जाता है। और दरिद्र, बैर और क्रोध, ये तो दोनों एक जैसे हो गए, समानार्थी। बैर का क्या होगा? प्रीति। क्या होगा? प्रीति, प्रेम, प्रीति। ओके गाइज, नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? अर्जुन के कौन कौन से होते हैं? आर्डव, उदिति और नदीस, ये किसके हैं? समुद्र के। माधव, केशव, पीताम्बर, ये किसके हैं? कृष्ण के। रजनी, यामिनी है ये, यामिनी, और निशि, ये किसके हैं? रात के। धनंजय, पार्थ और कौंते, ये किसके होते हैं? धनंजय, पार्थ और कौंते किसके होते हैं? अर्जुन के पर्यायवाची। धनंजय, पार्थ और कौंते, कुंती धन ये में से बना है कौंते, तो ये किसके होते हैं? अर्जुन के। इनको भी आप याद रख लेना। अर्डव, उदिति और नदी समुद्र के। माधव, केशव और पीताम्बर कृष्ण के, विष्णु के भी बोल सकते हैं पीताम्बर को। रजनी और यामिनी और निशि, ये तो शब्द क्या है दोस्तों? यामिनी है। यामिनी आए तो रात का होता है, मामूली मिस्टेक है, मामूली अंतर। और यदि दामिनी शब्द आए, दामिनी होता है बिजली का, और दा और ये का ही अंतर है। दामिनी आए तो बिजली का और यामिनी आए तो रात का। नेक्स्ट, ये मैंने स्लाइड ली थी आपको समझाने के लिए, लेकिन आज काम ही नहीं पड़ा इनका। सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप कह सकते हैं किस विधि के संदर्भ में सत्य है? भाषा संसर्ग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, प्रयोग विधि या सहयोग विधि? बताइए कौन सा होगा? सूत्र प्रणाली। भाषा संसर्ग तो होगा नहीं। सूत्र किस में लिखे जाते हैं? तो पाठ्य पुस्तक विधि में सूत्र लिखे जाते हैं। बालकों को पाठ्य पुस्तक दे दी जाती है, जैसे कि व्याकरण की पाठ्य पुस्तक दे दी, उसमें सूत्र ही सूत्र होते हैं। तो किस में होते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। नेक्स्ट, इस विधि को मानने वाले स्वतंत्र रीति से व्याकरण की शिक्षा प्रदान करना उचित नहीं समझते। यह कथन कौन सी विधि के संबंध रखता है? आगमन निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, सूत्र विधि और भाषा संसर्ग विधि। बताइए गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर?
इस विधि को मानने वाले स्वतंत्र रीति से व्याकरण शिक्षा प्रदान करना उचित नहीं समझते। तो आप शब्दों पर फोकस करें, इसमें पूछा जा रहा है उचित नहीं समझते, तो क्या होगा। अब आपको पता आगमन और निगमन में तो व्याकरण की विधिवत शिक्षा दी जाती है, इसमें तो नहीं पूछ रहा है। पाठ्य पुस्तक विधि में भी व्याकरण की विधिवत शिक्षा दी जाती है, सूत्र विधि में भी दी जाती है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रीति से नहीं दे करके पाठ के साथ ही दी जाती है। इसे ही हम अव्याकृत विधि भी कहते हैं, जो संस्कृत उसके व्याकरण की महत्वपूर्ण विधि है। भाषा संसर्ग विधि में स्वतंत्र रूप से शिक्षा ना दे करके साथ में ही शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार से आपने गद्य का कोई लेसन पढ़ाया और गद्य के लेसन के बाद आपने देखा होगा आजकल की जो एनसीईआरटी जो बुक है आरबीएससी एनसीईआरटी की, उसमें बाद में भाषा एवं अभिव्यक्ति के क्वेश्चन दे दिए, विशेषण के क्वेश्चन दे दिए, सर्वनाम के क्वेश्चन दे दिए, संधि के क्वेश्चन दे दिए। उनको छांटना होता है क्वेश्चन के साथ ही, है ना, विषय वस्तु के साथ ही, पाठ के बाद ही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि सूत्र प्रणाली के सर्वदा विपरीत है। तो आपको क्वेश्चन बड़ी ही बारीकी से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि सूत्र प्रणाली के सर्वदा विपरीत, विपरीत का अर्थ आपको पता ही होगा, अपोजिट, विलोम। सूत्र प्रणाली की अपोजिट प्रणाली कौन सी होगी। निगमन प्रणाली, निगमन विधि, आगमन विधि, ए और बे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो गाइज आई होप आपको आज अच्छे से स्लाइड दिख रही होगी। कल काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला था कि स्लाइड नहीं दिखती है, तो बताइए क्या होगा। अब आपको पता है सूत्र में क्या होते हैं, नियम ही तो होते हैं। सूत्र प्रणाली में कोई हमने सूत्र लिखा तो उसका नियम होगा, तो इसी का रूप हो गया ये। तो सूत्र को ही हम क्या बोल सकते हैं, निगमन प्रणाली। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आगमन विधि, तो सूत्र प्रणाली के जस्ट विपरीत क्या होगी। निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर इसमें चला जाता है, नियम से उदाहरण। और इसके विपरीत कौन सी होगी, आगमन प्रणाली। आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम, उदाहरण से क्या दिए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत कौन सी होगी, आगमन विधि। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली है जो केवल उच्च कक्षाओं में ही सफल हुई, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में नहीं। ऐसी कौन सी नाटक शिक्षण की प्रणाली है जो केवल प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में नहीं हुई, केवल किस में हुई है, उच्च कक्षाओं में। शब्दों पर फोकस करें आप। आदर्श नाट्य शैली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। अब आपको पता है आदर्श नाट्य शैली में तो शिक्षक ही नाटक के पात्रों का अभिनय करता है। शिक्षक ही, यदि शिक्षक को सीता बनना है तो वो सीते की लैंग्वेज में बोलेगा, लड़की की टाइप। यदि शिक्षक को राम की तरह बोलना है तो वो राम की लैंग्वेज में बोलेगा। तो ये तो प्राथमिक स्तर पर हो सकती है, ये तो होगी नहीं। रंगमंच अभिनय प्रणाली, आपको पता है उद्देश्य की दृष्टि से नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होती है, रंगमंच प्रणाली होती है। तो इसमें भी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रयोग में लिया जा सकता है। ओके। कक्षा अभिनय प्रणाली, इसमें तो जितने भी नाटक के पात्र होते हैं वो बालक ही अभिनय करते हैं, तो ये भी नहीं होगी। ये तो इसमें तो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर आ जाएगा। लेकिन व्याख्या प्रणाली एक ऐसा रूप है, व्याख्या प्रणाली एक ऐसा रूप है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ उच्च कक्षाओं में प्रयोग लिया जाता है। आपने देखा होगा माध्यमिक का मतलब है यहाँ पर 10वीं, और 10वीं के बाद आपको पता है 11वीं और 12वीं में लेक्चर होते हैं, सीधे लेक्चर देने आते हैं टीचर। तो ये किस स्तर पर होती है, व्याख्या प्रणाली, उच्च स्तर पर होनी। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण का संबंध कौन सी प्रणाली से नहीं है, बताइए। प्रयोग प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, आदर्श नाट्य शैली और प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो आपने नाटक शिक्षण पढ़ा है तो उसमें कौन कौन सी प्रणालियाँ आती हैं। तो आपको पता है यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि प्रयोग प्रणाली क्या होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, इधर वाले ये रूप बताए थे। प्रयोग प्रणाली के ही 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होती है कक्षा अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, और दूसरी होती है रंगमंच प्रणाली।
ठीक है, कक्षा में प्रयोग करके और रंगमंच पर प्रयोग करके। व्याख्या प्रणाली अभी अभी मैंने आपको बताया, ये भी नाटक शिक्षण की प्रणाली है। आदर्श नाटक शैली, ये भी नाटक शिक्षण की होती है। ध्यान रखना, प्रयोग प्रणाली के ही दो रूप होते हैं, कक्षा अभिनय और रंगमंच अभिनय। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रश्नोत्तर प्रणाली नाम की कोई भी प्रणाली नाटक शिक्षण में नहीं होती, प्रश्नोत्तर होता है व्याकरण शिक्षण में। ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से ज्ञान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लेकर ब्रह्मा ने 5वें वेद की रचना की। कोई कोई क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ जाता है। नाट्यवेद, अर्थशास्त्र, अमृत मंथन और त्रिपुरदहा। तो सिंपल है, 5वां वेद कौन सा था? नाट्यवेद। नेक्स्ट, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के नाम से जाना जाता है। पाठो स्थापना, पाठ धन स्थापना, विषयों विषयधन उपस्थापना। तो विषयोपस्थापना, सामान्यीकरण और नियमीकरण। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्प्रेरणा को ही हम क्या बोल सकते हैं? प्रस्तावना, है ना। तो प्रस्तावना होगी, उत्प्रेरणात्मक होगी, तो हम किसकी स्थापना करेंगे? पाठो स्थापना। किसकी? पाठ की स्थापना होगी। आपको पता ही है किसकी स्थापना? पाठ की स्थापना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पहला विकल्प। और विषय स्थापना का दूसरा नाम क्या होता है? आपको पता है, प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट, व्याकरण की शिक्षा छठी कक्षा से प्रारंभ की जाए ताकि बालकों को उन नियमों की जानकारी हो जाए जिनके अनुसार वे बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। यह कथन किसका है? तो सिंपल है, ये किसका है? राय बर्न का। किसका? राय बर्न का। नेक्स्ट, निगमन विधि के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? अब आपको बताना, निगमन विधि संस्कृत की है ये विधि अध्यापक के कार्य को सरल बनाती है। ये विधि बालक के भावी जीवन में अनुसंधान और अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस विधि में इस विधि में ज्ञान प्राप्त करने की गति इस विधि में ज्ञान प्राप्त करने की गति तीव्र होती है। इस विधि में ज्ञान प्राप्त करने की गति तीव्र होती है, बिल्कुल सही है। निगमन विधि में क्या होता है गाइज? नियम, असत्य पूछा है इसमें, नियम बताए जाते हैं। तो नियम छोटे बच्चों को समझ आएंगे नहीं, तो वो उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त होगी। ये विधि अध्यापक को कार्य को सरल बनाती है, सही है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा विकल्प। ये विधि बालक के भावी जीवन में अनुसंधान और अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है, नहीं। अनुसंधान और अन्वेषण के लिए प्रेरित आगमन विधि करती है, क्योंकि उसमें नए नए उदाहरण दिए जाते हैं, बच्चे नई नई खोज करते हैं, उसमें उदाहरणों को खोजते हैं। तो अन्वेषण के लिए कौन सी होगी? आगमन विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब भी शिक्षा देनी हो अथवा उपदेश करना हो तो कहानी के द्वारा प्रदान करें। किसका कथन है? एडिसन, मेसन, मुंशी प्रेमचंद्र और प्लूटो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है एडिसन का। नेक्स्ट, ये 21वें नंबर का क्वेश्चन है जो कल की क्लास में आया था। तो कल्पना जी ने पूछा था कि इसमें टीका क्यों नहीं हुआ, तो उसी का एक्सप्लेन करूंगी आज मैं इसमें। तो कल्पना जी आप सुने इस क्वेश्चन को, आपका ये क्वेश्चन था जो आपने डाउट में डाला था। व्याख्या प्रणाली का सम्मिलित रूप है। तो आपको पता है व्यास, तुलना और समीक्षा, ये तीनों ही रूप किसके हैं? व्याख्या प्रणाली के तीनों ही रूप होते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि जो पद्य शिक्षण होता है उसमें आते हैं ये तीनों, क्योंकि पद्य शिक्षण में टीका नहीं आती। जो टीका प्रणाली है ये गद्य शिक्षण का भाग है। टीका प्रणाली किस शिक्षण का भाग है? गद्य शिक्षण का भाग है। आपने गद्य शिक्षण में पढ़ा होगा प्रवचन विधि। प्रवचन विधि में उपविधि आती है। प्रवचन विधि की एक उपविधि होती है टीका विधि, तो उसमें आती है। तो गद्य शिक्षण में टीका विधि का प्रयोग किया जाता है, पद्य शिक्षण में नहीं। तो व्याख्या प्रणाली में एक टीचर व्यास आपने पढ़ा, आपने वो तो देखी होगी श्रीमद् भागवत गीता।
श्रीमद् भागवत सुना तो होगा, उसमें जो व्यास जी होते हैं वो व्याख्या की तरह ही समझाते हैं। तुलना, एक टीचर होता है, इसी प्रकार से टीचर भी व्यास की तरह ही हमें समझाता है। तुलना में क्या होता है, एक टीचर पद्य की कोई रचना, पद्य का कोई लेसन है तो बिहारी का कोई लेसन है और उसकी तुलना कबीर के लेसन से कर देता है तो वो तुलना विधि हो जाती है। समीक्षा विधि, समीक्षा विधि में टीचर क्या करता है, कवि के गुण दोषों के बारे में शिक्षकों, कवि के गुण दोषों के बारे में छात्रों को क्या कराता है, अवगत कराता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, पद्य शिक्षण में। और टीका विधि जो होती है वो गद्य शिक्षण में होती है, इसलिए इसमें टीका नहीं आएगा। तो आई होप कल्पना जी आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, लाइव नहीं होती, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ लाइव रहती हूँ जब ये क्लास चलती है तब, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ले लिया जाएगा। आप पूछते रहें और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।